के अक़लियती किरदार की बहाली के मुतालबे के हवाले से सदर जमहूरिया को 10,000 तलबा का दस्तखत शुदा मेमोरेंडम सौंपा। साथ ही वाइस चांसलर ने यूनिवर्सिटी की बेहतरी के लिए 50 करोड़ रुपए की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी का कहना है कि 2002 के गुजरात फसादात से उन्हें काफी सदमा पहुंचा था। फसादात के ताल्लुक से पहली बार इजहार ख्याल करते हुए मोदी ने अपने ब्लॉग में लिखा कि 2002 के फसादात के बाद वो काफी दुखी थे। गुजरात के वज़ीर आला ने ब्लॉग में तस्लीम किया कि माह बाद गोधरा फसादात में बेकसूर अफराद मारे गए, कई अफराद बेघर हुए और जिंदगी भर की पूंजियों को तबाह किया गया। बीजेपी लीडर ने लिखा है कि इन वाकयात ने उन्हें अंदर से हिला कर रख दिया था और फिर एक हल्के से उन वाकयात के लिए उन्हीं को जिम्मेदार करार दिया गया तो उन्हें झटका लगा। बीजेपी लीडर ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि आज भी जब वो उन दिनों को याद करते हैं तो ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि वैसे हालात किसी मुल्क, किसी रियासत, किसी समाज या किसी फर्द वाहिद की जिंदगी में दोबारा न आए। सन 2002 के गोधरा फसादात के ताल्लुक से गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी ने पहली बार इजहार ख्याल किया है। मोदी ने इस ताल्लुक से एक ब्लॉग में गोधरा फसादात पर दुख का इजहार किया है। ब्लॉग में मोदी ने लिखा है कि उन्हें रियासत की क़यादत उस वक्त सौंपी गई थी जब गुजरात सन 2001 के जलजलों से दहला हुआ था। मोदी ने लिखा कि जलजलों के कुछ ही दिनों बाद गोधरा फसादात रूनुमा हुए, जिससे वो सदमे से दो चार हुए। मोदी का कहना है कि दुख, उदासी, अफसोस, कर्ब जैसे अल्फाज उस खालीपन को नहीं भर सकते जो किसी ने इतने बड़े गैर इंसानी अमल को देखने के बाद महसूस किया हो। गुजरात के वजीर आला ने ब्लॉग में तस्लीम किया कि गोधरा फसादात में बेकसूर अफराद मारे गए, कई अफराद बेघर हुए और जिंदगी भर की पूंजियों को तबाह कर दिया गया। बीजेपी लीडर ने लिखा है कि इन वाकयात ने उन्हें अंदर से हिला कर रख दिया था और फिर एक हल्के से उन वाकयात के लिए उन्हीं को जिम्मेदार करार दिया गया तो उन्हें झटका लगा। मोदी ने अपने ब्लॉग में अपनी हुकूमत के अव्वलीन अय्याम में दरपेश आए मसाइल का तज़किरा किया है। मोदी ने लिखा कि एक जानिब जलजला मुतासरीन का कर्ब था और दूसरी जानिब फसाद मुतासरीन की आहों से वो दहल गए थे। वजीर आला का कहना है कि ऐसे में उन्होंने सारी तवज्जो बाज़ाबकारी, क़याम अमन, हुसूल इंसाफ की जानिब मबजूल कर दी थी। मोदी ने ये ब्लॉग अहमदाबाद की ज़ेली अदालत की जानिब से जुमेरात को मिली क्लीन चिट के बाद तहरीर किया है। जुमेरात को अदालत का फैसला आने के बाद मोदी ने इसे सत्यमेव जयते करार दिया था। बीजेपी लीडर ने ब्लॉग में लिखा है कि वो आज भी जब उन दिनों को याद करते हैं तो दुआ करते हैं कि ऐसे हालात किसी मुल्क, किसी रियासत, किसी समाज या किसी फर्द वाहिद की जिंदगी में दोबारा ना आए। मोदी का कहना है कि ट्रेन आतिशज़दगी के फौरी बाद भी उन्होंने अवाम से अमन व अमान बनाए रखने और बेकसूर अवाम की जिंदगियों को खतरे में न डालने की बारहा अपील की थी। वजीर आला ने लिखा है कि उन दिनों भी वो मीडिया के तवस्सुत से बारहा अमन व अमान की बरकरारी की अपील कर रहे थे। वजीर आला का कहना है कि उस वक्त उनकी हुकूमत के इक़दामात पर सवालिया निशान उठाए गए थे। मोदी का कहना है कि क़याम अमन और हुसूल इंसाफ को यकीनी बनाना, उसको सजा दिलाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वजीर आला का कहना है कि उनकी हालिया सद्भावना रैलियों में इसका मुजाहरा किया गया। मोदी ने ब्लॉग में लिखा कि हमेशा उनकी कोशिश जज्बा इत्तेहाद को फरोग देना रही है, इसीलिए वो हमेशा अपने खिताब में 5 करोड़ गुजराती बहनों और भाइयों जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। गुजरात फसादात में मुलव्विस करार दिए जाने पर भी मोदी ने अफसोस का इजहार किया। मोदी का कहना है कि उन्हें गुजराती भाइयों और बहनों के कत्ल का मुल्जिम बताया जा रहा है। वजीर आला का कहना है कि क्या कोई इस कर्ब को समझ सकता है जिससे वो दहल गया हो और उस अम्र के लिए उसी शख्स को जिम्मेदार करार दिया गया हो। वजीर आला का कहना है कि उनकी हुकूमत ने तशद्दुद पर काबू पाने के लिए दीगर हुकूमतों के मुकाबले फैसला साज और पर वक्त इक़दामात किए थे। जुमेरात को आए अदालत के फैसले का मोदी ने खैर मकदम किया और फैसले को इम्तिहान का इख्तिताम करार दिया। गुजरात के वजीर आला ने इम्तिहान के वक्त साथ देने वाले तमाम अफराद का भी शुक्रिया अदा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज।
ऑल इंडिया खुद्दाम हज कमेटी ने मरकजी हज कमेटी के हाजियों के बकाया फंड की वापसी के तौर तरीके पर अपने सख्त रद्दमल का इजहार किया। खुद्दाम हज कमेटी का कहना है कि मरकजी हज कमेटी के पास 18 करोड़ रुपए हाजियों के बकाया हैं। कमेटी का कहना है कि पूरे मुल्क में 3000 ऐसे हाजी हैं जिनके पैसे मरकजी हज कमेटी पर बकाया हैं। इनमें सैकड़ों हाजी ऐसे हैं जिनके बकायाजात अभी तक वापस नहीं किए गए हैं। कमेटी ऑफ इंडिया की बहुत बड़ी गलती है कि अगर किसी आदमी को इन ग्रीन कैटेगरी में आपने रिहाइश दी है और उसमें बुढ़े भी होते हैं, उसमें बच्चे भी होते हैं, उसको उठा करके आपने अजीजिया में डाल दिया। अब ग्रीन इसलिए आदमी डालता है कि जो है उसको आसानी से करीब पहुंच जाए और बुढ़े हैं इसलिए जो है अब आपने अजीजिया में डाल दिया। उससे बहुत पहले दे देना चाहिए जब फॉर्म में लिखा है, सब में IF कोड नंबर लिखा हुआ है, सब कंप्यूटर में मौजूद है, तो लौट के आकर के आदमी को दे दे तो आदमी को तकलीफ नहीं होती। अब 2-1.5 साल के बाद पैसा वो वापस कर रहे हैं और उसके बाद जो है क्या कहते हैं 30,500 रुपया वापस कर रहे हैं वो पर हाजी और 2,000 रियाल लगभग जो है वो का डिफरेंस था, वापस कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो है वो वापस नहीं किया उन्होंने और अब भी जो है उसमें गड़बड़ी कर रहे हैं कि आपका IFS कोड नंबर नहीं है, आपका ये नहीं है, जबकि सब यूपी में कितने लोग हैं? यूपी में इसमें करीब 800 हाजी हैं और उसमें 3,000 तो वो 2,000 वो थे जो बीच में उन्होंने एक किस्त जमा की और एक किस्त नहीं जमा की, इरादा बदल दिया, उनके पैसे वापस नहीं हुए। वो बहुत पहले इसको कोई मतलब भी नहीं था, हाथ से हाथ। मुस्लिम फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मुसलमानों को जात बरादरी के नाम पर रिजर्वेशन देने के मुतालबे की सख्त मुखालफत की है। फेडरेशन का कहना है कि सच्ची कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मजबूरी तौर पर मुसलमानों की पसमानदगी की बात कही थी। तंजीम का कहना है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन उनकी मजबूरी पसमानदगी को ध्यान में रखकर दिया जाना चाहिए, जात पात की बुनियाद पर नहीं। की बुनियाद पर जो इंसानों की तकसीम का खेल है, ये हिंदू तहजीब और सभ्यता का खेल है। हम मुसलमानों ने दानिस्ता या नादानिस्ता हिंदुत्व को अपने अंदर संभाल लिया है। तो जो लोग मुसलमानों के रिजर्वेशन की बात काम की बुनियाद पर कर रहे हैं वो इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हैं। मुसलमान बहैसियत मजमूई डॉक्टर राजेंद्र सिंह सच्चर की रिपोर्ट के मुताबिक तबाह रहेगा। लिहाजा मजमूई तौर पर मुसलमानों को इसका रिजर्वेशन मिलना चाहिए। आलादात और अजनादात इस्लाम में कोई नहीं है। जो लोग इस खेल को बढ़ावा कर रहे हैं वो एक्चुअल में इस्लाम दुश्मन ताकत नहीं है और वो इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हैं। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने रामोजी नॉलेज सेंटर में मखजूना उर्दू रिकॉर्ड का इशारिया के मौजू पर तहकीकी मकाला पेश करने पर सैयद अहमद जिलानी को MPhil की डिग्री अदा की है। जिलानी ने यह तहकीक डॉक्टर हबीब निसार की निगरानी में की है। खास रिपोर्ट। जनाब रामोजी राव चेयरमैन इनाडू ग्रुप ने 12 साल कबल हिंदुस्तान के पहले बैन अल-अक़वामी उर्दू चैनल का आगाज किया था, जो कि आज भी पूरी आबोताब से अपना सफर जारी रखे हुए है। रामोजी राव की मेहनत और काविशों पर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू ने एक तहकीकी काम को सनद अता की है और इस तहकीकी काम को अंजाम दिया ETV उर्दू ही के एक सीनियर एंकर सैयद अहमद जिलानी ने, जो ETV उर्दू से रोजे अव्वल से ही जुड़े हुए हैं। सैयद अहमद जिलानी ने अपने मकाला में जनाब रामोजी राव की जिंदगी, उनके कारनामों, ETV उर्दू पर नश्र किए गए तमाम अदबी प्रोग्रामों और रामोजी नॉलेज सेंटर के तहत दीगर इदारों की तफसील पेश की है। इस तहकीकी काम की यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू ने भी सताइश की और सैयद अहमद जिलानी को मुबारकबाद दी। जहां तक इस मकाले का ताल्लुक है सैयद अहमद जिलानी साहब का, ये एक बहुत ही यादगार काम किया है, तारीखी काम किया है उन्होंने। इस तरह से आपके रामोजी नॉलेज सेंटर में जो कुछ मखजूना चीजें मौजूद हैं उसका एक इशारिया तैयार करके गोया के एक दस्तावेज तैयार कर दी है उन्होंने। सैयद अहमद जिलानी ने यह मकाला डॉक्टर हबीब निसार एसोसिएट प्रोफेसर की निगरानी में मुकम्मल किया है। उर्दू का बहुत अहम रोल टीवी के जरिए सामने आ रहा है, चाहे वो न्यूज में हो कि सीरियलों में हो या हिंदुस्तानी तहजीब को पेश करने में हो। तो उर्दू के इस नुक्ते नजर को पेश नजर रख के हमने ये मौजू दिया था। जिलानी ने उसके साथ इंसाफ किया और उर्दू वालों को इसी तरह के मौजूआत पर काम करना चाहिए। इस मकाला की नकल जनाब रामोजी राव को पेश की गई। इस पर चेयरमैन रामोजी राव, ETV के नेटवर्क एडिटर जनाब राजेश रैना और असिस्टेंट न्यूज एडिटर जनाब मुबशिर सईद
और स्टाफ के दीगर अरकान ने उन्हें मुबारकबाद दी और खुशी का इजहार किया। ईटीवी न्यूज हैदराबाद। खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का। टीवी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। आपकी पार्टी की हुकूमत है, तकरीबन जो है वो 10 साल उसको पूरे होने वाले हैं। क्या लेखा जोखा है आपके पास? क्या आप मुतमईन हैं? बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करना बाकी है। मुस्लिम मसाइल का सवाल है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम लोग जब भी मुस्लिम मसाइल की बात करते हैं तो हम हमेशा इसको सियासत से जोड़ करके करते हैं। दावे इनकी तरफ से किए गए हैं, क्या वो वाकई आप भी उनसे जो इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है कि वाकई इतना काम तो वाकई हो गया? इधर उधर ये लोग बोलते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के फ्लोर पर आज तक उस पर बहस नहीं हुई, ताकि हम लोग उसका पोस्टमार्टम करें। सोशल वर्कर होने के नाते, सोशल जो है वो जिम्मेदारी निभाने के नाते आप क्या कहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं सारी चीजों को? कांग्रेस पार्टी की नीति तो ठीक है कागज पर, लेकिन उसकी नीयत को ठीक करना जरूरी है। वो नीयत जो है वो सामने रिजल्ट की शक्ल में आनी चाहिए। यूपीए दौरे हुकूमत में अक़लियतों की हालत इज़ार। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमा की रात 8 बजे, इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ब्रेक के बाद खास बात में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। मिर्जा गालिब को जहां लखनऊ और दिल्ली के ताल्लुक से याद किया जाता है, वहीं उनका एक ताल्लुक राजस्थान से भी है, जहां उन्हें पेंशन के लिए चक्कर लगाने पड़ते थे। दिल्ली मिर्जा गालिब का महबूब शहर। गालिब ने दिल्ली का जिक्र अपनी शायरी में कई जगह किया है। सिर्फ शायरी में नहीं, खतों में भी दिल्ली का बार बार जिक्र आया है। दिल्ली के अलावा गालिब को राजपुताना यानी राजस्थान से भी बेपनाह अकीदत थी। यहाँ पेंशन के सिलसिले में नवाब इलाही बख्श से मुलाकात के लिए गालिब अलवर जिले में आए। ये भी बताया जाता है कि गालिब के वालिद मिर्जा अब्दुल्ला बेग और मिर्जा यूसुफ भाई की कब्र भी राजस्थान में है। तो एक रिश्ता उनका उससे जरूर रहा है। मिर्जा गालिब के भाई मिर्जा यूसुफ जयपुर आए, यहीं वो रहे, और बात हजरात का ये कहना भी सही मालूम होता है कि उनका इंतकाल भी यहीं हुआ। अलवर राजगढ़ में मिर्जा गालिब के वालिद मुलाजिम थे। वहीं एक जंग में उनका इंतकाल हुआ और कहा यह जाता है कि वहीं वो दफन भी किए गए। तो अलवर और मिर्जा गालिब एक ताल्लुक इस तरह से पैदा हुआ कि गालिब अपने वालिद के सिलसिले में पितरम सुल्तान बूद वाली बात जो है, तो सुल्तान तो वो नहीं थे, लेकिन राजगढ़ में मदफून होकर के राजस्थान की सरजमीन को गालिब से जोड़ने में मदद जरूर मिली। गालिब की जिंदगी दुश्वारियों से गुजरी है। तमाम उम्र गालिब पेंशन के लिए जद्दोजहद करते रहे। पेंशन के लिए गालिब ने राजस्थान के अलावा अवध और बंगाल का सफर भी किया था। ये गालिब की शख्सियत का कमाल है कि जिस मकाम से उनका नाम जुड़ा वो मकाम मुमताज बन गया। ईटीवी न्यूज जयपुर। बेंगलुरु के करीब वाक़े अलीपुर में रिसाई मुशायरे का इनेकाद अमल में आया। कर्नाटक उर्दू अकेडमी, अंजुमन जाफरिया और नोबल स्कूल के तहत मरसिया निगारी पर मुनक़दा एक रोजा सेमिनार के मौके पर इस मुशायरे का इनेकाद किया गया था। अलीपुर और बेंगलुरु के शोरा ने इस मुशायरे में हिस्सा लिया और अपने अपने कलाम पेश किए। खास बात में फिलहाल इतना ही। आदाब।
दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इंसान की जिंदगी एक सफर की मानिंद है। वो यहाँ पैदा होता है, लड़कपन और जवानी को मयस्सर होता है और बुढ़ापे के पड़ाव से होता हुआ इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। लेकिन कुछ लोग अपने ऐसे निशान यहाँ छोड़ जाते हैं जिन्हें साल और सदियां गुजर जाने पर भी लोग याद करते हैं। ऐसे ही एक शख्स थे राजा मेहंदी अली खान। उन्होंने हिंदुस्तानी फिल्मों के लिए कुछ ऐसे गाने लिखे जो आज भी उतने ही नए लगते हैं जितने 50 या 60 साल पहले। जुल्फों की घटा लेकर सावन की परी आई, जुल्फों की घटा लेकर सावन की परी आई। बरसेगी तेरे दिल पर हंस हंस के जो लहराई, बरसेगी तेरे दिल पर हंस हंस के जो लहराई। जुल्फों की घटा लेकर मचले हुए इस दिल में अरमान हजारों है, मचले हुए इस दिल में अरमान हजारों है। जुल्फों की घटा लेकर आती हो तो आँखों में बिजली सी चमकती है, आती हो तो आँखों में बिजली सी चमकती है। छोड़ूं न तेरा दामन, छोड़ूं न तेरा दामन, मैं हूँ तेरा सदाई। बरसेगी तेरे दिल पर हंस हंस के जो लहराई, बरसेगी तेरे दिल पर हंस हंस के जो लहराई। जुल्फों की घटा लेकर। राजा मेहंदी अली खान अनडिवाइडेड इंडिया के करीमाबाद शहर में 1928 में पैदा हुए। इस शहर का नाम उनके जमींदार दादा के नाम पर पड़ा, जिन्हें लोग राजा साहब कहते थे। राजा मेहंदी अली जब बहुत छोटे थे तो उनके अब्बा गुजर गए और उनकी परवरिश उनकी अम्मी हीबे साहिबा ने की, जो खुद एक उम्दा शायरा थीं। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने हीबे साहिबा को अपने वक्त की लीडिंग पोइटेस का दर्जा दिया है। राजा मेहंदी अली बचपन से ही लिखा करते थे। अर्ली 40s में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली पर काम करना शुरू कर दिया। इसी दौरान उनके दोस्त
और मशहूर राइटर सदात हुसैन मोंटो ने उन्हें मुंबई आने का न्योता भेजा। राजा मेहंदी अली खान पर बनाई खास एपिसोड जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। भाग जहां तक भाग सकती है, और जहां भी रुकेगी सरहद की तरह मुझे पाएगी। रंग रसिया 30 दिसंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। मुंबई आने के बाद राजा साहब ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत एक डायलॉग राइटर के रूप में शुरू की। उन्होंने अशोक कुमार की फिल्म 8 डेज में एक्टिंग भी की।
जल्दी ही उन्हें महसूस हो गया कि डायलॉग राइटिंग और एक्टिंग उनके लिए नहीं है। वो एक पैदाइशी शायर हैं और यही वो करना चाहते हैं। मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना, न जी को जलाना, मुझे भूल जाना, समझना के था एक सपना सुहाना, वो गुजरा जमाना, मुझे भूल जाना, मेरी याद में। जुदा मेरी मंजिल, जुदा तेरी राहें, जुदा मेरी मंजिल, जुदा तेरी राहें, मिलेंगी न अब तेरी मेरी निगाहें, मुझे तेरी दुनिया से है दूर जाना, न जी को जलाना, मुझे भूल जाना, मेरी याद में। ये रो रो के कहता है टूटा हुआ दिल, ये रो रो के कहता है टूटा हुआ दिल, नहीं हूँ मैं तेरी मोहब्बत के काबिल, मेरा नाम तक अपने लब पे न लाना, न जी को जलाना, मुझे भूल जाना, मेरी याद में तुम न आंसू बहाना, न जी को जलाना, मुझे भूल जाना, समझना के था एक सपना सुहाना, वो गुजरा जमाना, मुझे भूल जाना, मेरी याद में। 1946 में सबसे पहले एस मुखर्जी ने राजा मेहंदी अली खान को अपनी फिल्म दो भाई के गाने लिखने का काम दिया। इस समय राजा साहब की उम्र महज 18 बरस की थी। फिल्म दो भाई के गाने इंस्टेंट हिट हुए और बॉलीवुड में इस नौजवान शायर के चर्चे होने लगे। कल जो मिला था मुझे ख्वाब में, वही तो नहीं हो क्या तुम? टिकी टाकरी, टिकी टिकी तुम, कल ही दिया था मैंने दिल तुम्हें, बोलो जी किया है कहा तुम? मेरी नजर से काश तू कभी अपने हुस्न को देखे, दोनों जहां की हर खुशी मुझे मिल गई है दिल देके। मेरी नजर से काश तू कभी अपने हुस्न को देखे, दोनों जहां की हर खुशी मुझे मिल गई है दिल देके। तुम जैसी नाज़नी बोलो के है कहीं, बोलो बोलो